नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 385 तक कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। प्रश्न नंबर 386 से हम लोग आज शुरू करेंगे। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन पौधे के ऊतकों में ऊर्जा का भंडार है। विच ऑफ अमंग दीज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज। आपके ऑप्शन है, पहला स्टार्च, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो आइए समझते हैं। देखिए, पौधों में पहले तो जो है ऊर्जा कहाँ से आती है। ऊर्जा आती है किससे? प्रकाश से या सनलाइट से। और ये पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, उससे क्या होता है, जो सूर्य की रोशनी है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से पेड़ क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ठीक है। और ग्लूकोज जो है ये पेड़ों में बनता है, पर जो भंडारण है या जो स्टोरेज है वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता। ठीक है। ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाता है स्टार्च में। ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल स्टार्च है उसमें बदल जाएगा। और ये स्टार्च के रूप में जो पौधे हैं उनके ऊतकों में ऊर्जा का भंडार कह लीजिए या उसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? देखिए, ग्लूकोज से खाना बना और ग्लूकोज जाके किस में बदल गया? स्टार्च में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। फ्रक्टोज मिलता है फलों में, ये एक तरह की शुगर है, ग्लूकोज भी शुगर है। सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है। प्रश्न नंबर 386 हमने देखा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 387 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स आर जनरली, वानस्पतिक रूप से प्रवर्तित पौधे सामान्यतः होते हैं। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, डू नॉट बियर फ्रूट्स, इनमें जड़ें नहीं होती। ऑप्शन बी कह रहा है डू नॉट बियर बर्ड्स, कहने का मतलब है कि इनमें कलियां नहीं खिलती हैं या कलियां नहीं होती हैं। ऑप्शन सी है कि जेनेटिकली सिमिलर हैं, आनुवांशिक रूप से समान हैं, या जेनेटिकली डिसिमिलर हैं, आनुवांशिक रूप से भिन्न हैं। अब आइए देखते हैं भाई, वेजिटेटिवली प्रोपोगेशन या वनस्पति का जो प्रवर्तित पौधा होता है वो किस तरह बनता है कि मान लीजिए ये मुख्य वृक्ष है, मेन वृक्ष, इसमें एक ये डंडी निकली, फल नहीं आया है। इसी डंडी से मान लीजिए ये डंडी को आपने काट दिया और कहीं जड़ को ज़मीन में लगा दिया, तो ये जो डंडी है इसमें पत्ते निकल आए और एक नए पेड़ में उत्पन्न हो गया। तो अब क्या हुआ है कि जब कोई भी फूल खिलता है पेड़ पे, फूल से फल बनता है, तब उसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो दूसरे फूल से आते हैं। तो जब दो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो जिसमें दो फूल इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे। क्यों? माता और पिता के अलग अलग जीन्स आके मिल गए और जो बीज बना उसमें दोनों के लक्षण पाए जाएंगे। और यहाँ क्या हो रहा है, केवल एक माता कह लीजिए, पिता कह लीजिए, एक ही पेड़ का कोई हिस्सा जो है उसको लगा दिया जा रहा है पेड़ बनने के लिए। तो इसके जितने भी जीन्स होंगे वो क्या होंगे? सारे के सारे जिस वृक्ष की वो टहनी है उसी के हैं। या मान लीजिए इसकी जड़ काट के लगा दी। भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो कई प्रकार से होता है ना, जड़ से भी मतलब कुल मिला के फल के अलावा किसी भी और रूप से अगर पेड़ उत्पन्न हो रहा है तो उसको कहते हैं वेजिटेटिवली प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है, एक ही पेड़ के सारे जीन्स होते हैं। तो कुल मिला के जो नया पेड़ उत्पन्न होगा वो जिस पेड़ का भाग लग रहा है उसकी कॉपी होगी। कॉपी से मतलब वो आनुवंशिक रूप से समान होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा। क्यों? कि सारे के सारे जीन्स उसमें ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 387 का। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 388 आपके सामने। प्रश्न पूछ रहा है मैथोजेंस आर एग्जिस्टिंग इन, जो मैथोजेंस हैं वो डैश में मौजूद होते हैं। आप देखिए मैथोजेन समझते हैं क्या है। तो देखिए, अगर इसको ध्यान से पढ़ें हम तो क्या आ रहा है, पहला शब्द क्या आ रहा है? मीथेन। कुछ कुछ ऐसा है, तो मीथेन लिख लेते हैं यहाँ। तो मैथोजेंस क्या हो गए? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो सूक्ष्म जीव जो मीथेन पैदा कर रहे हैं। ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि मीथेन कहाँ मिलती है। मीथेन वहाँ मिलेगी जहाँ पर दलदली इलाका होगा, मार्शी एरिया होगा।
ठीक है, उसमें जो आपके मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो मीथेन बनाते हैं, या चावल की जहाँ खेती होती है, जहाँ पानी भरा होता है, वो भी एक दलदली इलाका हो गया है ना, पानी भरा हुआ है, तो वहाँ भी मीथेन निकलती है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। साथ ही साथ ऐसे जीव जिनको कहा जाता है रूमिनेंट्स, ठीक है, क्या कहा जाता है, रूमिनेंट्स। अब ये कौन से जीव होते हैं, ये ऐसे होते हैं जिनके पेट, क्या जो पेट होता है या जो स्टमक है उसके साथ एक ऑर्गन जुड़ा रहता है जिसको कहते हैं हम लोग र्यूमन, ठीक है, ये पाचन में मदद करता है। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं, बड़े शाकाहारी जीव जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, इनका क्या होता है कि पेट के साथ एक अलग से ऑर्गन पाया जाता है साथ में, जो पाचन प्रणाली में मदद करता है, उसको कहते हैं र्यूमन। और जिस जीव में र्यूमन होता है उसको कहा जाता है रूमिनेंट्स। ठीक है, ये तो हो गई एक बात क्लियर। तो मीथेन जो र्यूमन होता है उसमें ये मीथोजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो मेथोजन से ये क्या करेंगे, खाने को पचाने में मदद करेंगे और मीथेन पैदा करेंगे, ठीक है। तो बात हो गई एक। तो क्या कहा जाएगा कि कहाँ कहाँ ये पाए जाएंगे, तो गाय के मुंह में नहीं पाए जाएंगे पहले तो, ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, गट्स ऑफ काउ या गाय के पेट में या आंत में, ठीक है। तो ये बात अभी हमने देख ली। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, गाय की श्वसन प्रणाली में, तो श्वसन प्रणाली से कोई मतलब नहीं। श्वसन प्रणाली में एक गैस इस्तेमाल होगी वो ऑक्सीजन, और निकलती है दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे लेना देना नहीं। चौथा क्या कह रहा है, गाय की पसलियाँ, तो पसलियाँ ये रिब्स क्या होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, हड्डी से मैथोजेंस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी सही, या गट्स ऑफ काउ। अब इसमें एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, ठीक है, कि इस मैथोजन की ज़रूरत क्यों है, कि ये जो गाय है या भैंस है उसमें ये रूमन का क्या काम है, पेट में खाना पचता है, पचने दीजिए, उसके लिए रूमन क्यों ज़रूरी है। तो क्या है, जो गाय है या भैंस है उसमें आपस देखा है आपने कि ये दोनों जीव क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, ठीक है। पहले जो खाना होता है उसको फटाफट खा लेते हैं, और उसके बाद जब फुर्सत से बैठते हैं तब आराम से मुंह चलाते हैं, जुगाली करना कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये खाना जो होता है उसको दोबारा पचाते हैं, पचाने की जो प्रक्रिया है वहाँ र्यूमन का सारा खेल है, और वहीं मिथोजन्स आते हैं, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए मिथोजन कहाँ मिलते हैं, तो किस में मिलते हैं, गट्स ऑफ काओ या बफेलो या फिर गाय या भैंस, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ये कहाँ और मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे, मार्शी एरिया, दलदली इलाके में, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 हमने विस्तार से डिस्कस कर लिया है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके सामने है प्रश्न, आपसे पूछ रहा है कि ई कोलाई एक छड़ के आकार का जीवाणु है जो डैश में विद्यमान है। ई कोलाई इज ए रॉड शेप बैक्टीरिया एग्जिस्टिंग इन, आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। चल पहले इसको समझ लेते हैं प्रश्न को, फिर ऑप्शन पढ़ेंगे। बात हो रही ई कोलाई की, तो ई कोलाई के लिए क्या आपको चीज़ें पता चली कि पहली, ई कोलाई कैसा होता है, रॉड शेप्ड, है ना, छड़ के समान। अभी छड़ जितना लंबा नहीं होगा पर देखने में ऐसा लगता है, ठीक है, पहली बात हो गई ये। दूसरा हमें क्या पता चला, ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। देखिए प्रश्न में जो जो दिया है ये भी फैक्ट के रूप में याद रखना है, क्या पता यही पूछ लें कि ई कोलाई जो है वो क्या है, क्या वो वायरस है, कि वो फंगी है, कि बैक्टीरिया है। एक प्रश्न ये बन सकता है, एक प्रश्न ये बन सकता है कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसका रूप कैसा होता है, क्या वो रॉड शेप्ड है, क्या वो स्पाइरल है, क्या वो हेलिकल है, क्या वो त्रिभुज आकार या ट्रायंगुलर है, क्या वो गोलाकार है, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए 3 प्रश्न अलग अलग। अब हम इन पे बात कर लेते हैं जो मुख्य प्रश्न है। मुख्य प्रश्न क्या कह रहा है कि ई कोलाई कहाँ पाए जाते हैं, क्या ये मनुष्य के पाचन तंत्र में मिलते हैं, क्या ये मनुष्य के श्वसन पथ में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलते हैं, क्या ये यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में मिलते हैं। यूरोजेनिटल हो गया आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हो गया, मूत्र जननांगिका, ठीक है, जो आपका यूट्रस हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट वहाँ हो गया। ऑप्शन डी क्या करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, मनुष्यों का उत्सर्जन पथ, ठीक है, ट्रैक्ट। तो मूत्रजन भी आपका एक्सक्रीटरी का पार्ट है, ठीक है, ये हो गया ऑप्शन। अब कहाँ मिलते हैं ये, कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र में,
ठीक है। अब थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं लगी हुई कि ई कोलाई जो है, पहली चीज़ उन सभी जीवों में मिलते हैं जो गर्म खून वाले होते हैं। तो गर्म खून वाले कौन से जानवर हो गए? मुख्यतः मैमल्स या स्तनधारी। ठीक है, तो इनके किस में मिलेंगे? पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, और ये फायदेमंद नहीं, ई कोलाई पहुंचाता है नुकसान शरीर को। तो ई कोलाई जब आंतों में आ जाता है, मनुष्य की आंत में, तो क्या होता है? पाचन तंत्र में गड़बड़ी होने लगती है। ठीक है, व्यक्ति को डिसेंट्री या दस्त लग जाते हैं, उसको उल्टियाँ आने लगती हैं। तो ठीक है, ई कोलाई नुकसान पहुंचाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया है। ठीक है, पहली चीज़ पता चली। दूसरा, मैमल या मनुष्यों के पाचन तंत्र में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाएगा? पाचन तंत्र में। एक हमें इसमें पता चल गया इसका शेप क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसमें 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इसको याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस क्लासेस हमारे यहाँ 3 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं, और 68 बीपीएससी के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट सीरीज़ हमारे यहाँ क्लासेस और सीरीज़ जो है 2 अक्टूबर से शुरू हो गई है। आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 390 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा के बारे में अनुपयुक्त है या इनएप्रोप्रिएट है, सही नहीं है। तो गलत वाला चुनना है इसमें से। ठीक है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि सही पूछा है कि गलत पूछा है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, प्रश्न को धैर्यपूर्वक पढ़ना है। तो प्रश्न बड़ा भी होगा तो घबराना नहीं है, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सरल हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहली बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। तो आर्थ्रोपोडा क्या है? ये एक फाइलम है, और किसके अंदर आएगा? ये जानवर है कि पेड़ है? तो ये एक तरह का जानवर है। और आर्थ्रोपोडा फाइलम में मुख्यतः क्या आते हैं? इंसेक्ट आते हैं या कीट आते हैं। ठीक है, ये बातें हमने इसके बारे में जान ली। किसके बारे में? आर्थ्रोपोडा के बारे में। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। तो जो कॉकरोच है वो आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है, जो मकड़ी है वो आर्थ्रोपोडा के अंडर आती है, जो आपका बिच्छू है या स्कॉर्पियन है वो इसके भीतर आता है। तो जितने भी कीट हैं वो सब आर्थ्रोपोडा के अंदर जनरली आते हैं। ठीक है ना। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या इसके जो है इसके बारे में कौन सा गलत है या कौन से गलत हैं। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है ये एनीमिया साम्राज्य, देखिए माफ़ कीजिएगा, ये एनीमिया नहीं एनीमिलिया होगा, यहाँ इंग्लिश वाले में देख लीजिए, यहाँ सही लिखा हुआ है। तो फाइलम ऑफ एनिमिला किंगडम, या जो जीव होते हैं या है ना, वो जीव साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। तो बताइए, जो कीड़े होते हैं वो हर जगह तो मिल जाते हैं, तो दूसरा नहीं, ये होता है सबसे बड़ा। कौन सा? आर्थ्रोपोडा। अगर पूछ लें कि विच फाइलम इज फाउंड इन लार्जेस्ट नंबर, तो उसका आंसर भी आर्थ्रोपोडा होगा। कौन सा फाइलम जीव साम्राज्य का सबसे बड़ा उदाहरण है या सबसे ज़्यादा जीव किसमें के भीतर आते हैं, तो उसका सही उत्तर होगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो ये दूसरा नहीं, दूसरा देखिए गलत दिया है इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि इनके जोड़े वाले पैर होते हैं जिसके कारण, इनके जोड़े वाले पैर होते हैं जिसके कारण इन्हें आर्थ्रोपोडा नाम दिया गया है। तो देखिए कॉकरोच जो होता है उसमें अगर आपने देखा हो, उसको नीचे वाली तरफ में अगर हम ये मान ले कॉकरोच है, तो इसमें जो पैर होते हैं ना उसके, वो जोड़े के रूप में होते हैं इस तरह। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना पर समझने के लिए काफ़ी है कि जोड़ा होगा। ठीक है, तो इनके जोड़े वाले पैर होते हैं जिसके कारण इन्हें आर्थ्रोपोडा नाम दिया गया है। तो ये बात सही है। ठीक है, जोड़ा वाला पैर होगा इसमें। देखिए ऑप्शन सी क्या कह रहा है, उन्हें संयुक्त पैर, उनके संयुक्त पैर या जो उनके जोड़े वाले पैर हैं, ये उन्हें तेज गतिशीलता में मदद करते हैं। तो देखा भी होगा कि चींटी हो गई या कॉकरोच हो गया, वो कितनी गति से भागता है। अगर उसके आकार के हिसाब से देखें तो उसकी गति बहुत ज़्यादा है। आप और हम इतना तेज़ नहीं चल सकते, है ना। आकार के हिसाब से देखना कि जितना आकार है उसकी स्पीड, कितनी स्पीड है उसकी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इनका शरीर द्विपक्षीय रूप से सममित है या बायलेटरिकली सिमेट्री है। अब बायलेटरिकल सिमेट्री क्या है?
कि अगर इसको यहाँ 20 से हम लोग काट दें तो 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो बी, सी और डी ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही हो गए। ये दूसरे की जगह पहला होता तो ये ऑप्शन भी सही होता, पर है यहाँ क्या, सेकेंड लार्जेस्ट दिया, होगा क्या, लार्जेस्ट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका 390 का। गलत पूछा था और यही गलत है। ठीक है, और बी, सी, डी ये तीनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 390 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 391 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि निष्क्रिय कैम्बियम के कारण सर्दियों में उगने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निष्क्रिय कैम्बियम के कारण सर्दियों में, तो सर्दियों में क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, ठीक है, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस समय क्या होता है, जो पेड़ हैं उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, ये सामान्यतः रुक जाती है। सर्दियों में तो ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर क्या होता है, पेड़ निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। और जब मार्च का महीना आता है, ठीक है, हमारे जब मार्च का महीना आता है, सर्दियाँ ख़त्म होती है, तो क्या होता है, नई कोपलें खिलती हैं। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है कि इस समय जो उगने वाली लकड़ी है उसको क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, क्या इसको अर्ली वुड या प्रारंभिक लकड़ी कहा जाता है, क्या इसको हर्ट वुड या हर्ट लकड़ी कहा जाएगा, हिंदी में इसको दिल की लकड़ी मत मान लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सैप वुड। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं, ऑटम वुड या शरद ऋतु की लकड़ी। तो अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसका पहले तो आंसर हम बता ही देते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो इसको कहा जाता है शरद ऋतु की लकड़ी। ये तो हो गया इसका उत्तर। तो देखिए ऐसा होता है सर्दियों में, जो क्या है, लकड़ी जो पेड़ है उसमें मान लीजिए तना है इसका। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी मोटाई जो है वो बहुत ना के बराबर बढ़ती है, क्यों, सर्दी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सर्दी की वजह से क्या होगा, पानी और खाना जो है वो बड़ा धीमे धीमे पहुँचेगा, और धूप ना निकलने की वजह से पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिलेगी, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी धीमी हो जाएगी, तो खाना नहीं बनेगा। किसमें, पत्तियों में जब मिलेगा ही नहीं तो बनेगा क्या। तो जब खाना नहीं मिलेगा, पानी कम होगा, तो बताइए ग्रोथ होगी ज़्यादा कि कम होगी। तो सीधी सी बात है, बट ऑब्वियस है कि जो है, जो पेड़ की बढ़ने की गति है या ग्रोथ है वो कम हो जाएगी सर्दियों में। ये बात हमें समझ में आ गई। अब जो लकड़ी इस समय बनेगी वो बहुत ज़्यादा कैसी होगी, भारी होगी, हाईली डेंस होगी। ठीक है, उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होगा, इसका लकड़ी का। दूसरी बात, क्यों, पानी की अभाव है ना, तो अगर किसी चीज़ से पानी निकाल लेंगे तो कठोर हो जाती है। उसी तरह इस चीज़ को समझा जा सकता है केवल। दूसरा क्या कह रहा है कि इसमें जो लकड़ी बनेगी ना वो कैसी होगी, वो गहरे रंग की होगी, डार्कर होगी, किसके मुकाबले, जब सामान्य अवस्था थी। तो ये दो चीज़ें याद रखेंगे। ये किसकी खासियत हो गई, ऑटम वुड की, शरद ऋतु में जो लकड़ी बन रही है, या देखिए शरद ऋतु में नहीं बनेगी, बनेगी सर्दियों में। ठीक है, तो ऑटम वुड जो है उसमें क्या है, एक वो गहरे रंग की होगी और उसका घनत्व ज़्यादा होगा। है, ये दो बातें हम याद रखेंगे किसके लिहाज में, ऑटम वुड के लिहाज में। और ये कब बनेगी, सर्दियों में। सर्दियों में क्यों, पानी और खाने की कमी होगी, खाना खुद बनेगा नहीं, और पानी भी कम मात्रा में उपलब्ध होगा, तो क्या होगा, पेड़ के अंदर जो कैम्बियम है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, कैम्बियम क्या होता है, तना है इसका। तो प्रश्न नंबर 391 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 392 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि कोशिका की संरचना निम्नलिखित में से किसके अनुसार बदलती है। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू अमंग द फॉलोइंग। तो देखिए हमें पता है, कुछ सेलों के नाम ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ये गोल होता है। ठीक है, एक हम लोग देख लेते हैं इसको कंपेयर करने के लिए आपस में। एक होता है कुछ इस प्रकार का, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ये कहाँ मिलता है, मस्तिष्क कोशिका जो होती है, मस्तिष्क में जो सेल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना, समझने के लिए काफ़ी। तो क्या है, हैं दोनों ही सेल, बट ये देखने में एक जैसे नहीं है। क्यों, इनके काम अलग अलग हैं। भाई रक्त कोशिका में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती है, उनका क्या काम होता है, ऑक्सीजन को ले जाना। और जो मस्तिष्क में ये सेल होता है न्यूरॉन, इसका क्या काम होता है कि मस्तिष्क में जो सिग्नल है उनको पहुंचाना। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है कि ये किस वजह से बदलते हैं,
ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, पहला दिया आकार, ठीक है, शेप, दूसरा साइज इसका जो है, ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, लाइफ, डी फंक्शन, या कौन सा इनका काम है। तो शेप हो गया उनका आकार और साइज हो गया उनकी लंबाई या चौड़ाई, ठीक है, इस तरह से समझ लेते हैं। तो अब किसके हिसाब से बदल रही है, तो इनके काम अलग अलग हैं। क्यों, रक्त कोशिका का कुछ और काम है, जो मस्तिष्क कोशिका में सेल है न्यूरॉन, उसका कुछ और काम है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, काम या फंक्शन, ठीक है। और अलग अलग जो आपकी सेल हैं, वो जब अलग अलग सेल एक साथ मिल जाएंगे तो वो क्या होगा, एक जैसा काम करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, ऊतक या टिश्यू। ये बात हमें पता है, ठीक है। कई सारे न्यूरॉन मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, आपका न्यूरल टिश्यू बना लेंगे, ठीक है, या न्यूरल ऊतक बना लेंगे। इसी प्रकार जो आपके आरबीसीज कई सारे मिल जाएंगे तो वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, कनेक्टिव ऊतक का, ठीक है। प्रश्न नंबर 392 हमें समझ में आ गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 393 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट लोकेशन ऑफ स्मूथ मसल, निम्न में से कौन सा चिकनी पेशी का सही स्थान नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है, फिर से गौर करेंगे इस चीज़ पर। ऑप्शन आपके क्या क्या दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है पेट, ऑप्शन बी कह रहा है हड्डियाँ, ऑप्शन सी कह रहा है रक्त वाहिकाएँ, ऑप्शन डी कह रहा है आंत, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ हैं, गलत पूछा है तो या तो चारों में से कोई एक गलत होगा या एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। उस सूरत में ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए इस पे चलते हैं। पेट हो गया, रक्त वाहिकाएं और आंत, इन तीनों में एक सामान्यता है, आप उसको समझ लेते हैं क्या। देखिए, पेट में जो खाना पचता है उस पर हमारा काबू नहीं है या कंट्रोल नहीं है, ठीक है। हमने खाना खा लिया, कितना खाना है वो हमने निर्धारित कर लिया, पर एक बार जब खाना पेट में पहुंच गया तो पाचन की जो प्रक्रिया है या जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो अपने आप स्वतः होता है, उस पर हमारा कोई काबू नहीं है। हम ये नहीं रोक सकते कि अभी मुझे खाना नहीं पचाना, मैं 2 घंटे बाद पचाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। रक्त वाहिकाएं, जो ब्लड वेसल हैं, उनका काम है जो आपकी कोशिकाएं हैं उनमें रक्त को ले जाना, इस पर भी हमारा काबू नहीं है, वो अपने आप होता है काम, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया इसी में, तीसरा हो गया आंत। तो आंत का क्या काम है, खाने और पानी को, जो खाना में से न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करना छोटी आंत का काम, और बड़ी आंत का काम है पानी को सोखना, ठीक है। तो ये तीनों ही जो काम हैं ये स्वतः हो रहे हैं, इसमें हमारा कोई काबू नहीं है, किसमें, ए में, सी में और डी में, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। जो हड्डियां हैं ये क्या है, ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है या कनेक्टिव ऊतक है, ठीक है। कोलेजन फाइबर रहता है इसमें, हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो रक्त वाहिकाएं, आंत और पेट, ये तीनों में ही स्मूथ मसल सेल पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल की बात हो रही है, ब्लड की नहीं, रक्त वाहिकाओं की, जिसके माध्यम से खून बहता है, ठीक है। तो जो हड्डियां हैं उसमें स्मूथ मसल सेल नहीं पाए जाते, स्मूथ मसल सेल आमतौर पर वहाँ पाई जाती हैं, वो काम जो स्वतः होता है, ठीक है। बट हड्डियों को कैसे चलाना है, उसमें सारी हड्डियां को अगर ना गिना जाए तो कुछ हड्डियों पर हमारा काबू होता है, जैसे उंगलियों की हड्डियां हो गई, हमारी हाथ की हो गई, हमारे कमर की हड्डी है या हमारे कंधे की, ठीक है, या जबड़े की हड्डी, उन पर हमारा काबू होता है। कब मुंह चलाना है या कब हाथ चलाने हैं ये हम लोग काबू कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसका सही जो है गलत पूछा था, तो इसमें हड्डियों पर में नहीं पाई जाती और ये इसका सही उत्तर होगा। हम लोग आगे चले। 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस टेस्ट सीरीज जीएस के लिए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई है, और ऑप्शनल टेस्ट जो है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलॉसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशलॉजी के सब्जेक्ट्स के लिए। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है 800-2255-086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 394 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि केंचुए में किस प्रकार का निषेचन प्रदर्शित होता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज शोन बाय अर्थवॉर्म। तो देखिए, अर्थवॉर्म में क्या है, क्या वो आंतरिक और क्रॉस निषेचन या इंटरनल
एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको समझ लेते हैं पहले। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होगा जो मादा या पुरुष के अंदर होगा, ठीक है, दोनों में ही, दोनों मादा और पुरुष दोनों में ही के शरीर के अंदर होने वाला जो फर्टिलाइजेशन है उसको कहेंगे आंतरिक या इंटरनल, जैसा नाम से जाहिर हो रहा है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो ऐसा फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया या निषेचन की प्रक्रिया जिसमें माता और पिता दोनों से गैमेट आते हैं, ठीक है, तो वो होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा या बाहरी निषेचन की प्रक्रिया क्या होगी कि जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूज़न कहाँ हो, मादा या पिता के शरीर के बाहर। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें माता या पिता केवल एक ही के गैमेट इन्वॉल्व हो, ठीक है। ये तो हो गए सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनकी बात। अब कर लेते हैं केंचुआ के बारे में क्या है। तो जो केंचुआ होता है उसमें पहले तो क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होगा, निषेचन की प्रक्रिया पहले तो बाहरी होगी, ठीक है। दूसरा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होंगे, तो माता और पिता दोनों इन्वॉल्व होंगे, केंचुआ केवल अकेला नहीं होता, ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया में। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये क्या करता है, ये बनाता है कोकून, ठीक है, कोकून से इसके निकलते हैं बच्चे, और ये कोकून किस में रहता है, मिट्टी में, ठीक है। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 394 हमने देखा। प्रश्न नंबर 395 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि तिलचट्टे के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हाउ मेनी चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ कॉकरोच। ये कई बार जो है ना क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछा जा चुका है, तो उसको देख लेते हैं। जो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा, हमें बहुत ज़्यादा डीप किसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा 13। जो कॉकरोच होता है उसका जो हृदय होता है वो 13 भाग, उसमें 13 चैम्बर होते हैं, ठीक है, कक्ष। अब और आप हमें ये कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो के नीचे कि जो मनुष्य है उसके हार्ट में कितने चैम्बर या कितने कक्ष होते हैं, ठीक है। कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 396 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से किस जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं होती, विच ऑफ दिस बैक्टीरिया लैक अ सेल वॉल। तो पहले तो दो बातें समझ लेते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रोकारियोटिक, ठीक है, प्रोकारियोटिक। दो तरह के होते हैं ना, एक प्रोकारियोटिक होते हैं, एक यूकारियोटिक होते हैं। तो प्रोकारियोटिक है तो क्या होगा, इसकी जो नाभिकी होगी उस पर नाभिकी झिल्ली नहीं पाई जाएगी, जो न्यूक्लियस है उस पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो न्यूक्लियोलस जो है वो कैसा होगा, जो नाभिकी है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद रहेगा, ठीक है। ये तो हो गई विशेषता किसकी, बैक्टीरिया की। अब बैक्टीरिया में क्या कह रहा है, लैक अ सेल वॉल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें आमतौर पर सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। पहले सेल मेम्ब्रेन होगी बैक्टीरिया, उसके चारों तरफ पहले आएगी सेल मेम्ब्रेन, और उसको बचाने के लिए आएगा सेल वॉल, ठीक है। ये एक मोटा मोटा हमने समझ लिया। अब ये कह रहा है किसमें नहीं पाई जाती, तो अपवाद के रूप में पूछ रहा है, हम देख लेते हैं। तो उसका सही ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए, इसमें ई कोली दिया हुआ है, इसमें सीडोमोना दिया हुआ है, ऑप्शन डी सी दे रहा है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी है माइकोबैक्टीरियम। ये क्या है, अलग अलग प्रकार हैं, बैक्टीरिया के नाम नहीं है, ठीक है। जैसे सीडोमोना हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोबैक्टीरियम हो गया, ये अलग अलग ग्रुप हैं बैक्टीरिया के, ठीक है। जैसे ब्रीड होती है जानवरों में, अगर जो डॉग होता है या कुत्ता होता है उसमें अलग अलग ब्रीड होती है, कोई पोमेलियन है, कोई जर्मन शेफर्ड है, कोई बुल टेरियर है, इसी प्रकार इसमें भी बैक्टीरिया में भी अलग अलग वैरायटी पाई जाती है, तो ये उनके नाम है। अब ये पूछ रहा है कि किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया में अपवाद है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। और सब बैक्टीरिया में क्या नहीं होता, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या नाभिकीय झिल्ली नहीं होती, ठीक है। प्रश्न नंबर 396 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 397 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि जंतु जगत में कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, विच प्रोटीन इज मोस्ट प्लेंटीफुल इन द एनिमल वर्ल्ड। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है एक्टिन, ऑप्शन बी कह रहा है कैराटिन, ऑप्शन सी कह रहा है कोलेजन,
ऑप्शन डी कह रहा है हिस्टोन, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये चारों ही क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, और जंतु जगत में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो उसका सही उत्तर होगा कोलेजन। ठीक है, केराटिन कहाँ मिलता है, केराटिन मिलेगा आपके नाखूनों में और आपके बालों में। कोलेजन कहाँ मिलेगा, कोलेजन आपका मिलेगा हड्डियों में, जो कनेक्टिव टिश्यू होती है हड्डियाँ, उसमें मिलता है कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, केराटिन हो गया बालों में नाखूनों में, कोलेजन हो गया आपकी हड्डियों में या कनेक्टिव टिश्यू में। हड्डियाँ भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव ऊतक हैं। प्रश्न नंबर 397 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 68 बीपीएससी के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज जीएस के लिए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं, और क्लास में क्लास नोट्स और एक 41 टेस्ट कराए जाएंगे विद डिस्कशन। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 398 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि न्यूक्लिक एसिड आर कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लिक अम्ल किससे बने होते हैं। आपके ऑप्शन है इसमें, क्या ये पॉलीपेप्टाइड है, क्या ये पॉलीएमाइड्स है, क्या ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, या पॉलीसेकेराइड्स हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए देख लेते हैं। तो न्यूक्लिक हैं तो जाहिर सी बात है क्या होंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होंगे। पॉलीपेप्टाइड्स कहाँ मिलेंगे, पेप्टाइड का कहीं ना कहीं रिलेशन किससे होगा, प्रोटीन से। ठीक है, जो प्रोटीन है उनसे रिलेशन हो गया आपका पॉलीपेप्टाइड्स का। पॉलीअमाइड्स अमीनो एसिड से रिलेटेड हो गए। ठीक है, अमीनो एसिड। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में क्या आ जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में आ जाएंगे आपके न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलते हैं, ये आपके मिलेंगे जेनेटिक मटेरियल में, जो आपका डीएनए है। ठीक है, जो आपका आरएनए है, इसमें क्या होता है, ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं, पहली चीज़। दूसरा, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है लंबी लंबी। तो जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन होगी तो वो क्या हो जाएंगे, पॉली या एक से अधिक। एक होगा तो मोनो, दो होगा तो डाई, और दो से ज़्यादा हो तो पॉली। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड की कई सारी जो है उसमें चेन होंगी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। और न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है, तो इसमें होती है एक पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब पेंटो, पेंटो मतलब पाँच, पाँच का मतलब C5। ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस होगा इसमें। ठीक है, और एक नाइट्रोजनस बेस होगा तो नाइट्रोजन भी होगा। तो पेंटो शुगर तो मतलब हो गया पाँच, एक फास्फोरस ग्रुप, एक नाइट्रोजन। ये सब किस में होंगे, न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, नाइट्रोजन का बेस होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, और पेंटो शुगर होगी। ये सब किस में होगा, न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, और यही तीनों की जब लंबी लंबी चेनें बन जाएंगी तो क्या कहा जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है ये चल के क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, परेशान मत होइएगा, जिसको नहीं समझ में एक बार वीडियो प्यार से आराम से जो है धीमे धीमे सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, प्रश्न को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं पता एग्जाम में कि प्रश्न किस प्रकार से घुमा के पूछ लिया जाए। तो कोशिश यही है कि आप लोगों की गलतियाँ ना हो एग्जाम में, तो अभी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, परेशान मत होइए, ध्यान से सुनिए, सब समझ में आएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 399 आपके सामने। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन, इनमें से कौन सभी चयापचय प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। तो देखिए, पहले तो ये बताइए कि मेटाबॉलिक रिएक्शन या चयापचय प्रतिक्रिया कितनी प्रकार की होती हैं। तो दो प्रकार की होती हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाएगा कौन, बड़ा मॉलिक्यूल। एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई
एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की ये दोनों ही चयापचय की प्रतिक्रिया अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, अभी कह रहा है कि इन ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन या चयापचय की प्रतिक्रिया हो रही है उसके लिए किस चीज़ की अत्यधिक आवश्यकता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिनके बगैर ये हो नहीं सकती। तो क्या कह रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो ब्रेक डाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल किसके भीतर आएगा, वो आएगा कैटाबॉलिज्म के भीतर। तो इसके लिए ज़रूरत नहीं, इसी का हिस्सा है ये। ठीक है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, जैव अणुओं का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल किस में हो रहा है, एनाबॉलिज्म में। तो ये क्या है, चयापचय की प्रतिक्रिया का भाग है, ना कि उसके लिए आवश्यक है। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, अवरोधक की उपस्थिति। तो बताइए, अगर किसी प्रतिक्रिया में अवरोधक आ जाएगा तो क्या वो प्रतिक्रिया सामान्य रूप से हो पाएगी, नहीं। ठीक है, अवरोध भाई पैदा हो गए ना। अगर आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए रास्ते में सड़क पर कोई अवरोधक आ गया या सड़क पे कहीं चेकिंग चल रही है, तो क्या होगा, आपके जाने की जो गति है वो धीमी पड़ जाएगी। ठीक है, तो अवरोधक तो हो नहीं सकता, हमें तो बढ़ानी है ना प्रतिक्रिया, जल्दी से हो। तो क्या उत्प्रेरक की ज़रूरत होगी, एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, और यही इसका सही उत्तर है। ध्यान से पढ़िए, सरलता से प्रश्न होंगे, घबराइएगा नहीं। प्रश्न नंबर 399 हम लोगों ने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 400 या 400 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व युवा भागों में स्थानांतरित नहीं होता है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट गेट ट्रांसलोकेटेड टू यंगर पार्ट। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी पेड़ में नई शाखा बनी। अब नई शाखा बन रही तो क्या होगा, शाखाओं में क्या होगा, कोशिकाएं या ऊतक होंगे, टिश्यूज होंगे, और उन टिश्यूज में क्या होंगे, सेल होंगे या कोशिकाएं होंगी। ठीक है, तो कुल मिला के कोई भी नई शाखा बन रही तो उसमें क्या है, नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, सेल डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, और सेल फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेल फॉर्मेशन हो रहा है तो भाई सेल डिवीज़न से अगर सेल बनेगा तो कहाँ से आएगा, पीछे वाला कोई पुराना सेल है वो दो भागों में टूटेगा। ठीक है, इसी प्रकार से तो सेल की संख्या बढ़ेगी और धीमे धीमे जो पेड़ की टहनी है, वो हम उदाहरण के रूप में समझ रहे हैं, जड़ भी हो सकती है, वो धीमे धीमे बढ़ती जाएगी। ये तो हो गया एक इसका भाग। अभी क्या पूछ रहा है, जो नया सेल बन रहा है या जो नया भाग बन रहा है, कुल मिला के टहनी की बात हो रही है, भाग की। तो जो नई टहनी बन रही है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो पुराने हिस्से से नए हिस्से में स्थानांतरित नहीं हो रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं, पेड़ों में क्या होता है, 17 प्रकार के मुख्य एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 17 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, जिसमें से 9 मेजर हैं और 8 माइनर हैं। ठीक है, 9 और 8 17, ये तो हो गई एक बात। तो NPK ये मेजर एलिमेंट में आते हैं, और एक NPK नाम की एक फर्टिलाइज़र भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, खाद होती है। कैसी खाद होती है, केमिकल फर्टिलाइज़र, और ये पेड़ों में डाली जाती है। क्यों, ये ज़रूरत होती है पेड़ की ग्रोथ के लिए। तो अगर इतना ही पता है तो उससे भी प्रश्न हल हो जाएगा। तो NPK स्थानांतरित होता है नए भाग में, तभी तो वही खाद डाल रहे हैं कि नई कोपलें फूटे, पेड़ बढ़े। और जो कैल्शियम होता है, इसका मैं डिटेल में बता देता हूँ, ये तो समझने वाली बात हो गई। कैल्शियम जो होता है वो सेल के ऊपर जो सेल वॉल रहती है या कोशिका के ऊपर सेल वॉल रहती है जो है ना, उसका हिस्सा होता है कौन, कैल्शियम। और ये कैल्शियम जो है ये स्थानांतरित नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सा स्थानांतरित नहीं होता, अमूमन कैल्शियम। कौन से आसानी से हो जाते हैं, वो NPK हो जाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 400 हमने समझ लिया है मोटा मोटा। BPSC 67 और 68 के लिए मेंस ऑप्शनल कोर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलोसफी, LSW, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो ये नंबर दिया हुआ है 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 402 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि वेयर डज द माउथ लेड इनटू एलिमेंट्री कैनल। आहार नाल से मुंह कहाँ जाता है।
ठीक है, तो क्या ये स्वर यंत्र लैरिंक्स है, या बी फेर्निक्स या ग्रसनी है, ऑप्शन सी ओरल कैविटी या मौखिक गुहा है, ऑप्शन डी टंग या जीभ, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए प्रश्न में क्या है, एक नाम होता है जिसको हम लोग जानते हैं बकल कैविटी के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, बकल कैविटी। और बकल कैविटी को ही क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। ठीक है, अब इसका हिस्सा कौन कौन है उसको देख लेते हैं। हिंदी में भी बकल ही कहा जाएगा। इसका देख लेते हैं हिस्सा कौन कौन सा है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, आपके दांत आएंगे, आपकी जीभ आएगी। ठीक है, ये दोनों ही हिस्से किसके हैं, बकल कैविटी के, आपके मुंह के। और ये दोनों खाने को चबाने में और खाने को मिलाने में काम करते हैं। तो पूछ क्या रहा है, जो खाना है वो कहाँ से एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, तो कहाँ से जाएगा, बकल कैविटी या ओरल कैविटी से। ठीक है, जीभ आपका मौखिक गुहा या ओरल कैविटी का भाग है, तो डी होगा नहीं। स्वर यंत्र नाम से पता चल रहा है ये आपकी वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स को कहते हैं। ठीक है, तो खाना मुंह में किस में जाएगा, मौखिक गुहा में सर्वप्रथम जाएगा, उसके बाद आहार नलिका या फिर एलिमेंट्री कैनाल या ईसोफेगस में जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 403 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि विच पोर्शन ऑफ द पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, अग्नाशय का कौन सा भाग हार्मोन का उत्पादन करता है। ऑप्शन आपके दिए हुए एंडोक्राइन पार्ट या अंतस्रावी भाग, ऑप्शन बी एफ सेल्स, ऑप्शन सी एक्सोक्राइन भाग या बहिस्रावी भाग, ऑप्शन डी बीटा सेल्स या बीटा कोशिकाएं, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन। तो देखिए प्रश्न सरल है, बात किसकी हो रही है, हार्मोन की। हार्मोन कहाँ से होते हैं, किन उस भाग में, वो भाग जो अंतस्रावी हैं। ठीक है, क्या फ़र्क है अंतस्रावी और बहिस्रावी में, जो एंडोक्राइन पार्ट होता है या अंतस्रावी भाग होता है वो उसमें क्या होता है, वो नलिकाओं या आपके वेसल्स के माध्यम से नहीं बहता है। ठीक है, वो सीधा आपके रुधिर में या ब्लड में ट्रांसफ्यूज होता है। वहीं जो एक्सोक्राइन भाग है वो नलिकाओं के माध्यम से जाता है, और इसमें हर काम के लिए अलग नलिका होती है, जैसे आपकी अश्रु नलिका या टीयर ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स जिनसे दूध उत्पादन होता है मैमल्स में। ठीक है, आपकी पसीने की जो ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, वो सब कैसी हैं, वो बाह्य स्रावी हैं या एक्सोक्राइन है। और हार्मोन किससे पैदा होगा, अंतस्रावी। तो पैनक्रियाज जो हैं, ठीक है, जो अग्नाशय है इसमें दोनों ही भाग होते हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। अब हार्मोन की बात हो रहा है तो पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। ठीक है, ये क्या काम करता है, ब्लड की जो शुगर है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और जिन लोगों को मधुमेह या डायबिटीज़ होती है वो एक्सट्रीम केस में इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, हम लोग आगे। प्रश्न नंबर 404 आपके सामने देखिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हाइपर विटामिनेसिस नहीं है। प्रश्न सरल है, केवल आपको ये पता हो अगर कि हाइपर विटामिनोसिस क्या होता है तो आप इसको कर ले जाओगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रश्न को अलग अलग घुमा कर अलग अलग तरीके से आपके सामने पेश किया जा रहा है कि जिससे आपको चीज़ें पता है आपको, पर आपने ये शब्द जो है हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है ना सुना हो। ठीक है, बाकी ये विटामिन बी, ए, डी, ई ये आपने कई बार सुने होंगे और पढ़े होंगे। ठीक है, हाइपर विटामिनोसिस देख लेते हैं। हाइपर विटामिनोसिस उस स्थिति को कहा जाता है, किन उन विटामिनों को कहा जाता है, वो विटामिन जो शरीर में स्टोर होते हैं। ठीक है, वो विटामिन जो शरीर में स्टोर किए जा सकते हैं या जिनका भंडारण हो सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनका शरीर में भंडारण हो सकता है, तो वो विटामिन जो, देखिए विटामिन दो प्रकार के होते हैं ना, एक वो जो पानी में घुल जाए और दूसरे वो जो वसा में घुलते हैं या वसा में स्टोर रहते हैं, फैट्स सॉल्यूबल होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्यूबल। तो हाइपर विटामिनेसिस का क्या होना है, उन विटामिन का जो शरीर में स्टोर हो जाए, इनका भंडारण हो जाए और शरीर में
ये किस रूप में रहते हैं, तो वो जो वसा के साथ या फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो कौन से ऐसे विटामिन है, देखो पानी में जो घुलने वाले विटामिन है वो है विटामिन बी, जनरली सारे विटामिन बी और विटामिन सी। उसके अलावा जो है वो सब वसा में घुलते हैं। ठीक है, तो ए, डी, ई, के, ये सारे क्या हैं, जो फैट सॉल्युबल या वसा में घुलनशील हैं। और पानी में घुलनशील कौन सा है, बी। तो जो बी पानी में घुलनशील है उसका पूरी तरह शरीर में भंडारण नहीं हो सकता। जब भंडारण नहीं हो सकता तो हाइपर विटामिनोसिस का भाग नहीं है। हो गया प्रश्न सरल। प्रश्न नंबर 404 हमने देखा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 405 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव विसरण द्वारा श्वसन का अनुभव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सपीरियंस रेस्पिरेशन थ्रू डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन की क्या प्रक्रिया होती है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया जो स्किन के माध्यम से या त्वचा के माध्यम से हवा का आदान प्रदान किया जाए। ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें अलग से श्वसन प्रणाली नहीं पाई जाती। जैसे हमारे शरीर में फेफड़े मौजूद होते हैं, मछलियों में गलफड़े या गिल्स मौजूद होते हैं, वैसे ही इन जीवों में ये डिफ्यूज़न की प्रक्रिया द्वारा होता है या विसरण द्वारा होता है। अब ये ऐसे कौन से जीव हैं, क्या वो स्पंज हैं, क्या वो स्तनधारी हैं, क्या वो चमगादड़ हैं, क्या वो व्हेल हैं। तो देखिए, स्तनधारियों के अंदर मनुष्य आ गए, चमगादड़ भी उनका भाग है, कल हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की थी। और जो व्हेल हैं वो भी स्तनधारी हैं। ठीक है, तो जब ये तीनों सेम है तो इनमें क्या है, श्वसन प्रक्रिया एक जैसी होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो व्हेल मछली है वो, उसमें गलफड़े नहीं होते हैं, उसको सांस लेने के लिए कुछ कुछ समय बाद सतह पर आना पड़ता है। ठीक है, तो ये तीन होंगे नहीं। कौन सा हो जाएगा, स्पंज। हम लोगों ने बात की थी, स्पंज क्या है, ये एक ऐसा जीव है जो पानी के अंदर रहता है। ठीक है, और इसका जो बाहरी शरीर पर एक बाहरी कंकाल पाया जाता है जिसको बोला जाता है एक्सोस्केलेटन। एक्सो मतलब बाहर, और हमारे शरीर में कौन सा होता है, मनुष्य में हमारे शरीर में होता है एंडोस्केलेटन, या शरीर के अंदर। एंडो का मतलब अंदर और एक्सो का मतलब बाह्य। ठीक है, जो बाहर हुआ। तो स्पॉन्ज में क्या पाया जाएगा, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, और ये किसके अंडर आएंगे, पॉरीफेरा के अंडर। ठीक है, कौन से, स्पंज। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। और कौन डिफ्यूजन से लेता है, तो वो मुझे नाम बताइएगा आप लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 405 हमने देखा। 68 BPSC के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई है। 41 टेस्ट विद डिस्कशन कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-2255-08 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोगों ने प्रश्न नंबर 405 तक डिस्कस किया है। कल हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे प्रश्न नंबर 406 से। तब तक के लिए धन्यवाद।